बेगम हजरत महल ये एक ऐसी औरत थी जिन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी बहुत ही दुखों के साथ जी है। इनके जो माता पिता थे उन्होंने केवल कुछ पैसों के लिए इनको वैश्या की तरह जो ज़िंदगी बितानी है उसके लिए मजबूर कर दिया। इनको हरम में बेच दिया। वहाँ पर कुछ समय बाद इनको शाही हरम में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पर इनकी इनके ऊपर नज़र पड़ती है वाजिद अली शाह की, जो कि नवाब थे। वो इनसे शादी कर लेते हैं और उसके बाद जाके इनको जो हज़रत महल है उसका टाइटल मिलता है जब ये वाजिद अली शाह के पुत्र को जन्म देती हैं। इसके बाद एक समय ऐसा आता है जब अंग्रेज़ होते हैं वो अवध को जो वाजिद अली शाह होते हैं उनसे छीन लेते हैं हड़प नीति के तहत मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगाकर कि आपको जो अवध है उसको सही तरीके से चलाना नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप कलकत्ता चले जाइए और वहाँ पर हम आपको पेंशन देंगे, आप वहाँ पर रहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो वाजिद अली शाह होते हैं बेगम हजरत महल के जो हस्बैंड होते हैं वो तो कलकत्ता चले जाते हैं, लेकिन जो बेगम हजरत महल होती हैं वो नहीं जाती हैं बल्कि अपने बेटे को वहाँ का नवाब घोषित कर देती हैं और अंग्रेज़ों को एक कड़ी टक्कर देती हैं कि हम अपने आवाम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम अपने राज्य को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उस समय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया हुआ होता है, हड़प नीति, कि जिनका अपना खुद का बेटा नहीं है वो आगे चल के खुद को प्रक्लेम नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते थ्रोन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो बेगम हजरत महल की उन थी, जो उनका खुद का बेटा था, उनका अपना खून था वो, तो उसके बाद भी जो अंग्रेज़ थे वो उसको वहाँ पर क्लेम करने नहीं दे रहे थे। तो इसी के चलते जो अवध होता है वहाँ पर भी एक रीज़न बनता है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का, जिसमें जो बेगम हजरत महल होती हैं वो एक ही बहुत अच्छी टक्कर देती हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनको। इनके साथ यहाँ पर नाना साहिब भी जुड़ जाते हैं और आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर इनका साथ देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वेलकम टू अमको एजुकेशन, मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ इसमें जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं इनकी अर्ली लाइफ से। तो बेगम हजरत महल जो थी उनका जो असली नाम था वो था मोहम्मदी खानम। इनका अपना असली नाम ये था। इनका जो जन्म था वो फैज़ाबाद के अवध में हुआ था, भारत में। और इनको इन्हीं के पेरेंट्स ने बेच दिया था। और ये इनको जो बेचा था वो एक हरम में, जो एक वैश्यास का जो उस समय जो काम होता था वो उस काम के लिए इनको वहाँ पर बेच दिया गया था। और जैसे ही ये रॉयल हरम में एंट्री करती हैं उसके बाद इनको फिर जो रॉयल एजेंट होता है उसको बेच दिया जाता है, उसको शाही हरम में फिर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर इनको प्रमोट किया जाता है। मतलब वहाँ पर भी जो हरम होते हैं, पहले हरम होता है फिर शाही हरम हुआ करते थे, तो इनको वहाँ पर जैसे ही शिफ्ट किया जाता है तो इनको नाम मिलता है परी। और उस परी नाम से इनका नाम पड़ता है महक परी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो बेगम हजरत महल थी उनका शुरुआत में कोई ऐसा नाम नहीं मिला हुआ था उनको हजरत महल। ये नाम उनको तब मिलता है जब वो एक बेटे को जन्म देती हैं। तो शुरुआती जो उनका नाम था वो था मोहम्मदी खानम। और बाद में जब उनको शाही हरम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था तब उनका नाम था महक परी। ओके। फिर होता क्या है, अब ये बेगम कैसे बनती है। जब ये शाही हरम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो इन पर नज़र पड़ती है वाजिद अली शाह की। वाजिद अली शाह, ठीक है, उनकी नज़र पड़ती है इन पर और ये इनसे शादी कर लेते हैं। और ये बन जाती है इनकी सबसे छोटी वाइफ, जूनियर वाइफ। और तभी इनको टाइटल मिलता है हज़रत महल का, जब ये जन्म देती हैं एक बेटे को जिसका नाम होता है बिजरिस कदर, ठीक है। और ये जो बिजरिस कदर होते हैं ये किसके बेटे होते हैं, वाजिद अली शाह के ही बेटे होते हैं। और जब ये इस बेटे को जन्म देती हैं तभी जो वाजिद अली शाह होते हैं वो उनको एक टाइटल देते हैं हज़रत महल का, बेगम हज़रत महल का, ठीक है। तो उनके हस्बैंड कौन थे, वाजिद अली शाह, और बेटे का नाम क्या था, बिरजिस कदर, ठीक है। अब 1856 में क्या होता है, हम सभी को पता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस कर देती है। और लॉ जो उस समय जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था, हड़प नीति थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई किसी का अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो आगे चल के क्लेम नहीं कर सकता है थ्रोन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर उनका अपना खुद का बेटा था, तो इन पर क्या इल्ज़ाम लगाया, मिसमैनेजमेंट का, कि जो अवध स्टेट है उसमें पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं उनको मैनेज नहीं किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही भी थी कि जो वाजिद अली शाह थे इनके समय पर जो मैनेजमेंट था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ऊपर से फिर इनको जो अंग्रेज थे उनको तो रीज़न चाहिए था। तो ये इस छोटे से इस रीज़न को बहुत ही बड़े लेवल पर दिखाता है कि मतलब अगर यहाँ पर ब्रिटिश ने कंट्रोल नहीं किया, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, तो जो अवध है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाजिद अली शाह पर ये नाम लगाते हैं कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है स्टेट के अंदर। तो इसीलिए या तो उनको जेल कर दी जाएगी, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, या फिर इससे अच्छा ये है वर वो कलकत्ता चले जाएं, ठीक है, और वहाँ पर उनको हम पेंशन देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो वाजिद अली शाह होते हैं वो तो इस बात से मान जाते हैं, क्योंकि उनका तो वैसे भी ध्यान नहीं था स्टेट के जितनी भी जो चीज़ें थी पावर वगैरह पे। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है बेगम हजरत महल, वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है। हालांकि उनका जो नवाब के साथ डिवोर्स हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो अवध में रहती हैं और अपना जो बेटा होता है बिजरिस का जो बेटा होता है उनका, उसके लिए वो लड़ती हैं कि भले ही जो वाजिद अली शाह है वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो उनका बेटा भी है, तो अगला जो क्लेम करेगा उस थ्रोन पर वो उनका बेटा करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, बहाना चाहिए था, ठीक है। अब उन्होंने जो वाजिद अली शाह है उनको तो निकाल ही दिया था, अब वो चाहते थे जल्दी से हम इन जो ये माँ बेटे हैं इनको भी यहाँ से भगा दे।
लेकिन उसके बाद भी जो बेगम हजरत महल होती हैं वो हार नहीं मानती है, और उस समय रिबेलियन चल ही रहा था 1857 का। और इसी में जो बेगम हजरत महल होती हैं उनको भी अब एक रीज़न मिल जाता है अपने आप को बचाने का और लोगों से इंस्पिरेशन लेने का, क्योंकि सबको पता था जगह जगह ये सब झगड़े सब चल रहे थे, तो इसलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि आज नहीं तो कल यहाँ पर भी झगड़ा होना ही होना है। तो जो बेगम हजरत महल थी उनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स भी थे। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो युद्ध है वो छेड़ दिया, तो उनकी जो लीडरशिप थी वो की थी राजा जलाल सिंह ने। उसके बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था लखनऊ को, एंड शी टुक पावर एज अ गार्जियन ऑफ हर माइनर सन। देखिए वाजिद अली शाह तो चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पर रह गई बेगम हजरत महल और उनसे जुड़े हुए जो बाकी लोग। उसमें लीडरशिप करी राजा जलाल सिंह ने, और उनके साथ उन्होंने लखनऊ को वापस से कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, जो उनका खुद का बेटा था बिजरिस कदर, ठीक है, उसको वो पावर देती कि अगला जो डिक्लेयर कर दिया उसको कि अगला जो नवाब है वो वही बनेगा जो उनका बेटा है, ठीक है, और वो उसकी गार्जियन है। तो इस तरह से इन्होंने जो अंग्रेजी सेना थी उसके खिलाफ जाके इन्होंने ये सारे जो काम है वो करने शुरू कर दिए। बेगम हजरत महल जो थी वो कभी भी वो लोगों को जोड़ के रखना चाहती थी। उनका जो मेन मोटिव यही था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है, अपने राज्य से भगाना है। तो इसके लिए उन्होंने लोगों से कहा भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करती है, ये डिमोलिश करती है टेम्पल्स को भी और मॉस्क्यूज को भी, रोड बनाने के नाम पे कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी रोड बनानी है। लेकिन ये सारी रोड इनकी वहीं से क्यों निकलती है जहाँ से हमारे टेम्पल और मॉस्क्यू है। तो ना केवल इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का बल्कि जो हिंदू है दोनों को ही कहा कि हमें एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है। ये अपने काम के बहाने, अपने डेवलपमेंट के बहाने ये हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है ये उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो लास्ट में इन्होंने ये भी कहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमें पूरी तरीके से जो हमारे टेम्पल मॉस्क है उनको नष्ट ना करे, और हमें पूरा फ्रीडम होना चाहिए वर्शिप का। तो ये भी इनकी मतलब इन्होंने लोगों को जोड़ने वाली बात कही हमेशा। उन्होंने कुछ लाइंस कही थी, वो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमें सबको पता है कि जब 1857 की लड़ाई चल रही थी उसमें जो सैनिक थे उनका जो मेन जो झगड़े का जो रीज़न था वो शुरू होता है जो काटेज होती है। हम सबको पता है वो बीफ से और पिग का जो फैट होता है उससे बनी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ जो है सरकार है वो हम सबको दबाने की कोशिश कर रही है और हम सबको लड़वाने की कोशिश कर रही है आपस में, वरना सबसे पहले कमी तो उन्हीं की तरफ से है। उन्होंने पिग को यूज़ किया, जो ड्रिंक वाइन वगैरह उनको यूज़ किया। जो कार्टेज अब सबको पता है वो जो पिग और जो काव है उसके फैट से मिलके बनी हुई है। वो हिंदुओं के जो टेम्पल हैं, मुसलमानों के जो मॉस्क्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, ये कहकर कि यहाँ पर वो रोड्स बनाएंगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाएंगे, और दूसरी जगह वो चर्च बना रहे हैं अपने, और जो दूसरे क्लर्जी आ रहे हैं इंडिया में उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में रह के वो इंग्लिश स्कूल चला रहे हैं, लोगों को इंग्लिश लर्निंग करा रहे हैं, और वहीं पर जो हिंदुओं की और मुसलमानों की जो पूजा पाठ की जगह है उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे भरोसा कर लें कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी वर्डिंग्स थी बेगम हजरत महल की। तो इस तरह से वो लोगों को जोड़ना चाहती थी, लोगों को उनकी असलियत बताना चाहती थी कि जो अंग्रेज़ है वो असली में चाहते क्या है। अब यहाँ पर जब रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है, जो हज़रत महल होती हैं वो अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुलाती हैं नाना साहिब को, और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह होते हैं इनकी मदद मांगती हैं। और उस समय यहाँ पर दो ब्रिटिश ये ऑफिसर थे, आउटरम और हैवलॉक। जैसे ये बात इनको पता चलती है कि जो नाना साहिब हम सबको पता है वो कानपुर से थे, तो वो कानपुर में जाते हैं, वो कानपुर से आते हैं, और वो मतलब यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लखनऊ के। वो चाहते हैं कि ये बेगम हजरत महल इससे पहले ही कुछ बहुत बड़ा कर दे, तो हम हो सकता है हम इनसे अभी से पहले से कंट्रोल कर लें। तो यहाँ पर लखनऊ कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, आउटरम और हैवलॉक, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं। ये तुरंत लखनऊ के लिए निकल जाते हैं जैसे इनको पता चलता है कि इन्होंने मदद मांगनी शुरू कर दी है नाना साहिब से, मौलवी अहमद उल्ला जो शाह है उनसे, और बाकी और भी लीडर से जिनसे जो बेगम हजरत महल है वो क्या करना चाहती थी, हेल्प लेना चाहती थी। क्योंकि सबका यही था कि अगर आज मैं इसकी हेल्प करूंगा या कल को ये मेरी हेल्प करेगा, तो जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। अब अंग्रेज़ों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि अगर सब मिलकर एक साथ लड़ने लगेंगे तो सब अंग्रेज़ों के हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वो चाहते ही नहीं थे कि ये लोग आपस में मिले, क्योंकि उनको पता था अगर ये लोग आपस में मिल गए तो हम लोग बहुत ही ईजिली हार जाएंगे। अब होता क्या है, कुछ एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, जो आउटर आउटर में होते हैं वो तो निकल ही आया था लखनऊ में कि वो आपके जाके जो लखनऊ है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। तो यहाँ सबसे पहले वो कंट्रोल करते हैं आलमबाग, ठीक है, यहाँ पर जो आलमबाग होता है लखनऊ में उस पर कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ कानपुर में भी जो अंग्रेज़ होते हैं उनकी विक्ट्री हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था बेगम हजरत महल के लिए, क्योंकि जहाँ से वो मदद मांगना चाहती थी वहाँ पर खुद अब अंग्रेज़ों ने अटैक कर दिया। अब जो मंथ होता है नवंबर का, उसमें एक और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, ये कमांडर इन चीफ होते हैं ब्रिटिश फोर्सेस के, ये भी दोबारा से धावा बोल देते हैं लखनऊ पर। तो एक और अब उनको मुसीबत आ गई, मतलब वो पहले से उभर नहीं पाते हैं, ऊपर से जिनसे वो मदद मांगते हैं वहाँ पर भी ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं ये अटैक कर देते हैं, और अब दोबारा से जो सर कॉलिन कैम्पबेल होते हैं ये फिर से लखनऊ पर अटैक कर देते हैं। अब बेगम हजरत महल क्या करती हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं लोगों को एनकरेज करने के लिए, अपने सोल्जर्स को एनकरेज करने के लिए। वो कहती है उनसे कि हमें बहुत ही ब्रेवली फाइट करना है, और वो एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखती हैं, फॉर द मूवमेंट इज टू रिपोर्टेड हैव अपीयर्ड ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है। वो एक लेटर लिखती हैं सभी जितने भी और उनके जो दोस्त वगैरह होते हैं जिनसे वो मदद मांगती हैं कि हम सभी को
एक जगह मिलना होगा, मीटिंग करनी होगी, एक प्लान बनाना होगा, और वो खुद बाकायदा वहाँ पर जाती हैं, बल्कि एलिफेंट के ऊपर बैठ के, और उसी बैटलफील्ड में जाती हैं जिस बैटलफील्ड में वो अंग्रेज़ों से लड़ती हैं। तो इतनी बहादुर थी ये कि आप खुद सोचिए, उनके हस्बैंड थे, उनको कोई खबर नहीं थी, और इन्होंने उस पूरे बैटलफील्ड को संभाला। आलाबाग पर फिर से अटैक किया गया। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो इनके सपोर्टर थे बेगम हजरत महल के, वो वापस से जो आलमबाग होता है उस पर अटैक करते हैं, इस कोशिश में कि जो जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले से ही जो आलमबाग है उस पर अटैक करके उसे कंट्रोल कर चुके थे। तो मौलवी अहमद शाह उल्लाह फिर से आलमबाग पर अटैक करते हैं, ये सोच के कि शायद इस बार हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं बहुत बार अटैक करने के बाद भी। और इस बैटल में जो हार हो जाती है किसकी? बेगम हजरत महल की और उनके लोगों की। और जो आलमबाग है वो किसके हाथों चला जाता है? ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ। और फिर से जो 1857 की बात चल रही है, इसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें क्या है, एक कैंपेन चलाना ही पड़ेगा, एक ऑपरेशन चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो लखनऊ के खिलाफ कमांड किसके हाथ में आ जाती है? जो सर कॉलिन कैम्पबेल होते हैं, अब ये लीड करते हैं। इसमें होता क्या है, इनकी जो फोर्सेज होती है सर कॉलिन कैम्पबेल की, इसमें 3,000 गोरखास होते हैं। ये जो गोरखास है, ये एक जो नेपाल के लोग होते हैं, नेपाल से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी एक बटालियन होती है, अभी भी होती है, मतलब ये तो 3,000 जो गोरखास होते हैं उनको भेजा जाता है जंग बहादुर के द्वारा। और ये जंग बहादुर कौन थे? ये महाराजा थे नेपाल के, और इस समय ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। आगे चल के आप देखोगे कि ये नाना साहिब को और बेगम हजरत महल को भी सपोर्ट करेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब जंग बहादुर होते हैं महाराजा ऑफ नेपाल, जब अपने 3,000 गोरखास को भेजते हैं, तो अब तो बिल्कुल नामुमकिन ही है बेगम हजरत महल के लिए जीतना। अब बाय मार्च 1858 को क्या होता है, इनके जो गोरखास होते हैं वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो मूसा बाग होता है, चार बाग होता है और केसर बाग होता है, उन सभी को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अवध में ये जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह होती है इन सभी को कैप्चर कर लेते हैं जो ब्रिटिश फोर्सेज होती हैं इन गोरखास के साथ मिलके। गोरखास कहाँ से है? एक नेपाल बटालियन है जिसे उस समय जंग बहादुर भेजते हैं, महाराजा ऑफ नेपाल होते हैं जो। ठीक है, तो आपको इतना सारा याद रखना है, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर ली जाती हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। अब होता क्या है, अब जो कंडीशन है वो इतनी बिगड़ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया जो गौरखास थे उन्होंने अटैक कर दिया था ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलके, कि अब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जो बेगम होती है और जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, जिसमें जो ब्रिटिश कादिर उनके खुद के बेटे होते हैं और जो नाना साहिब होते हैं, ये सब भाग जाते हैं नेपाल। ठीक है, बेगम हजरत महल, नाना साहिब और उनके बेटे ये नेपाल के लिए निकल जाते हैं। अब जो नेपाल की जो अथॉरिटी होती है वो पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है इनको असाइलम देने में, इनको जो एक जगह देने में, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर हम इनको जगह देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये बात जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पसंद नहीं आएगी। तो वो स्ट्रांगली पहले इनको मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको यहाँ पर नहीं रुका सकते हैं। If you should remain or seek asylum within my territory and frontier, the Gorkha troops will most certainly। अब वो क्या बोलता है, वो एक लेटर में लिखते हैं कि अगर मैं आपको, जो महाराजा ऑफ नेपाल होता है वो बोलता है, अगर मैं आपको रख भी लेता हूँ तो जो गोरखाज है उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, हो सकता है कि वो कल को आपके ऊपर अटैक कर दे। तो मैं इस तरह की कोई कंडीशन नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको असाइलम नहीं दे सकता हूँ। तो पहले तो वो उनको साफ साफ मना कर देता है, लेकिन बाद में जो नेपाल अथॉरिटी होती है वो अपने डिसीजन को चेंज कर लेती है और वो तैयार हो जाती है उनको असाइलम देने के लिए कि ठीक है, हम आपकी ऐसी कंडीशन में आपकी मदद कर देंगे, आप यहाँ पर आकर रह सकते हो। लेकिन वो उनके सामने कंडीशन रखते हैं कि आपका किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा जो दूसरे रिबेल लीडर्स हैं, जो भारत में जो और जो लीडर्स हैं जो लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, आप उनसे कोई बात नहीं करोगे, यहाँ तक कि आप भी दोबारा वापस इंडिया नहीं जाओगे। तो बहुत सारी नेपाल में डिफिकल्टीज फेस करती हैं बेगम हजरत महल, और यहाँ पर इनका खुद का जो बेटा होता है वो भी बीमार पड़ जाता है। The lieutenant in charge of her at Nepal observed the Begum had plans to flee from the Nepal as well। साथ में एक लेफ्टिनेंट इंचार्ज को और उनके पीछे लगा देते हैं उनकी सारी हरकतें देखने के लिए कि वो कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रही हैं वापस से भारत में अटैक करने का। इस लेटर के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो कर्नल राम से होते हैं उनको पता चलता है 5 रूट, ठीक है ना, उनको 5 जगह से खतरा दिखाई देता है कि ये 5 रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ कहीं से भी हिली साइड से भारत पर अटैक कर दिया मतलब किया जा सकता है। तो उनको ये लगता है कि ये लोग इसलिए नेपाल ना गए हो कि वहाँ पर ये कोई प्लानिंग करे और वापस से उन रास्तों पर आकर हमारे जो देश है, मतलब हमारा उनका नहीं, हमारा देश है जो भारत, उसमें अटैक ना कर दे और कहीं हमारी जो सत्ता है हमारे हाथों से छिन ना जाए। तो अंग्रेज़ों को भी ये डर था उनके नेपाल जाने से, तो इसीलिए उन्होंने भी जो अपने लोग थे उनको पीछे छोड़ रखा था। अब होता क्या है, जैसे जब बेगम हजरत महल वहाँ से निकल जाती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं, अब उसके बाद यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो चल ही रहा था। हम सबको पता है कि जैसे ही 1857 की लड़ाई हुई थी उसके बाद जो ईस्ट इंडिया का कंट्रोल था वो खत्म हो गया था और डायरेक्ट कंट्रोल अब जो क्वीन विक्टोरिया है उनका हो गया था। ठीक है, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, सॉरी, उनका कंट्रोल हो गया था। अब यहाँ पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल खत्म होता है, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश पावर होती है वो डिक्लेयर करती है कि जितने भी रिबेल और जो बाकी जो लीडर्स हैं अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं, तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ेंगे बस उनको ही जिन्होंने किसी भी तरह कोई मर्डर नहीं किया होगा।
अगर ठीक है लड़ाई झगड़ा करा है ना, थोड़े बहुत क्रांति वगैरह वाली जो चीज़ें हैं रेवोल्यूशनरी है, ठीक है चल जाएगा, लेकिन उन्हीं जो रेवोल्यूशनरी है उन्हीं को छोड़ा जाएगा जिन्होंने कभी भी किसी का मर्डर नहीं किया होगा, किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को नहीं मारा होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं तो है उनको छोड़ दिया जाता है। और जो बेगम हजरत महल है उनको भी यही कहा जाता है कि अगर आप भारत आना चाहती हैं तो आप आ जाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि बाकी जो लीडर्स हैं उनको मिल रही है। अब जब जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती हैं वो इस तरह की जो घोषणा है वो करवाती है, जो ब्रिटिश इंडिया में आकर जो ब्रिटिशर्स होते हैं इंडिया में उनसे जब ऐसी घोषणा करवाती है कि आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, और बाकी लोगों से भी कि हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेगम हजरत महल होती हैं ये यहाँ पर एक और घोषणा करती हैं। बेगम हजरत महल जब ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड की घोषणा को सुनती हैं, प्रोक्लेमेशन को सुनती हैं, तो फिर ये खुद कुछ कहना चाहती थी लोगों से, तो ये क्या कहती है लोगों से कि वो उन लोगों को वार्न करती है और कहती है कि आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ये जो भी प्रॉमिसेस कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बातों पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ ऐसे हैं कि ये अपनी बात से कब पलट जाए कुछ नहीं पता, ठीक है, तो इसीलिए आप इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। तो बेगम हजरत महल ये बोलती हैं। बाद में जो बेगम हजरत महल होती हैं वो ट्राई भी करती है इंडिया में वापस आने के लिए 1877 में, लेकिन ऑर्डर्स पहले से इशू किए जा चुके होते हैं कि अगर बेगम हजरत महल आती हैं या उनका बेटा आता है तो वो किसी भी तरह की जो कोई भी सुख सुविधा एक राजा को या उस समय जो भी नवाब होते हैं उनको मिलती थी या जैसी उनको पहले मिलती थी उस तरह का कोई भी चीज़ें उनको नहीं मिलेगी, वो किसी भी चीज़ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके सामने कंडीशन रख देती है कि अगर वो टेरिटरी में एंटर करते भी हैं तो किसी भी तरह का कोई असिस्टेंस कोई अलाउंस उनको नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, और साथ में हमेशा उन पर नज़र रखी जाएगी, वो हमेशा नज़रों में होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, जहाँ भी वो रहेंगे उस जगह के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो हमेशा उनके पीछे नज़र लगा कर रखेंगे, वो कोई उनको क्योंकि हमेशा से डर था उनको कि जिन्होंने अगर एक बार रिपेलेंट कर दिया तो उनका कोई भरोसा नहीं कि वो कब दूसरी बार कर देगी, शायद वो आ ही इसलिए रहे हैं भारत। उसके बाद देखिए जो बेगम हजरत महल होती हैं वो फिर भारत आती ही नहीं है, जब वो ऐसे सुनती है क्योंकि उनको भी अंग्रेजी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वो वापस आती ही नहीं है और वो नेपाल में ही परमानेंटली शिफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पर उनकी डेथ होती है 1879 में और यहीं पर ही उनकी जो ग्रेव है वो काठमांडू में ही बनी हुई है। 10th में 1984 को उनके नाम का एक जो डाक टिकट है उसको इशू करवाया जाता है उनके ऑनर में, और उनकी डेथ के बाद द ऑन द ओकेजन ऑफ जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, जो क्वीन थी विक्टोरिया की, उनके जुबली पर ऐसा ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश कादिर है जो उनके बेगम हजरत महल के जो बेटे थे उनको माफ़ कर देती है कि ठीक है अब आप भारत आ सकते हो, आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसा वो उनको बोल देते हैं, किसको, जो ब्रिटिश कादिर होते हैं बेगम हजरत महल के जो बेटे होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी इनकी जो जीवनी है वो बता दी है, किस तरह से इनका बचपन रहता है। शुरुआती ज़िंदगी में इनकी बस स्ट्रगल ही रहता है, ऐसे कष्ट रहते हैं जो इनके अपने खुद के ऊपर बीते हुए रहते हैं। तो लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये इस मौके को कभी गवाती नहीं है। आपको सोचो जिस इंसान ने शुरू से क्या देखा है कि मतलब उनके माँ बाप ने उसको बेच दिया, वो किस तरह की प्रोफेशन में रही है, लेकिन उसके बाद भी उसने जो एक सही में जो एक महारानी को करना चाहिए उस तरह के वो सारे स्टेप्स लेती हैं, लोगों के लिए लड़ती हैं। और यहाँ पर फिर बाद में मैंने आपको बता ही दिया वो वापस भारत लौट के नहीं आती हैं, वो अपनी जो आखिरी ज़िंदगी के जो कुछ टाइम होता है वो नेपाल में ही बिताती हैं, क्योंकि उनको झुकने बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वो जो अंग्रेज़ी सरकार है ना तो वो उन पर भरोसा करती थी और ना वो उनको भरोसे लायक समझती थी, तो इसीलिए वो नेपाल में हमेशा के लिए रह जाती हैं, वहीं पर ही उनकी जो डेथ है वो हो जाती है और उनकी ग्रेव भी वहीं पर ही बनवाई जाती है। तो इस तरह से जो हमारा लेक्चर है वो फिनिश होता है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।